हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास है जो कि आपके जीके और जीएस के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम है। और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं 2021 और 22, उन्हीं में से ये मैंने प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इसमें लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न की। और इससे पहले भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये साइंस का प्रश्न है दोस्तों। बताइएगा प्रतिबल का मात्रक क्या है, बताइएगा प्रतिबल का मात्रक क्या है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि प्रतिबल का इसमें से मात्रक कौन सा होगा। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको ऑप्शन दिए हैं, जूल दिया है, पास्कल दिया है, ठीक है, बोल्ट दिया है और वाट दिया है। अब आपको ये बताना है कि आपका जो प्रतिबल है इसका मात्रक क्या होगा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके प्रतिबल का मात्रक इनमें से क्या होगा। कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा। तो बताइएगा क्या होगा प्रतिबल का मात्रक, कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, एक बार कमेंट जरूर करें, बताइएगा क्या होगा। देखिए ये क्या होता है, देखिए बल का मतलब क्या होता है कि किसी पर बल वह कारक होता है जो क्या है, किसी वस्तु की जो स्थिति होती है उसमें क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, बल वह कहते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है प्रतिबल की। तो प्रतिबल एकांक क्षेत्र पर लगने वाला जो बल होता है उसको प्रतिबल कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं इसका एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए जो इसका एसआई मात्रक क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। देखो अगर ओनली बल होगा तो न्यूटन होगा, बट अगर प्रतिबल होगा इसको हम इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये एसआई मात्रक है, ठीक है दोस्तों, ये एसआई मात्रक है, बट इसमें से कोई दिया नहीं है। तो इसकी दूसरी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, पास्कल भी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, पास्कल भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों वहीं जूल की। जूल किसका मात्रक है, आपका कार्य का मात्रक है और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। जबकि बोल्ट की बात करते हैं दोस्तों, विद्युत विभव का मात्रक होता है ये, ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक बोल्ट होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वाट होता है ये सामर्थ्य यानी शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने एक प्रश्न किया है, एक से आपने चारों प्रश्न के अपने इसमें से आंसर ढूंढ लिए। अगर आपसे प्रतिबल का पूछे तो भी आप बता दोगे, बल का पूछे तो भी बता दोगे, कार्य का पूछे, ऊर्जा का पूछे तो भी आप बता दोगे, विद्युत शक्ति का पूछे, ठीक है, विद्युत विभव का पूछे तो भी आप बता दोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों एक बात और, ये दिया है शक्ति। शक्ति किसका मात्रक होता है, वाट का होता है। और एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल कितना होता है, 746 वाट। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिएगा दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, आयतन। आयतन की एसआई इकाई है, यानी इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है। बात करते हैं दोस्तों आयतन। देखिए क्षेत्रफल दो भुजाओं से मिलकर बनता है, और जबकि आयतन की बात करें तो इसमें क्या है, तीन भुजाएं होंगी, यानी 3D ये होता है। तो इसमें सब में घन जरूर आएगा। तो ये देखो घन तो दिया हुआ है, अब घन दिया हुआ है तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी वो आपको पता लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल क्या होता है दोस्तों, मास अपॉन डेंसिटी। यानी हिंदी में मैं आपको बता दूं, आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व, ठीक है दोस्तों। अब जो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस में मापते हैं, ये मीटर में ही मापते हैं, ठीक है। देखिए अब द्रव्यमान जो होता है वो किस में आता है, ये भी आपका मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। दूसरी बात करें दोस्तों इसमें कि इसका सीजीएस पद्धति में क्या होगा, तो इसका सेंटीमीटर हो जाता। अगर एसआई की जगह अगर आपसे ये कह देता सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में तो क्या हो जाता, घन सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। इसमें आपको बताना ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, बताइएगा। ऊर्जा, ऊर्जा का मैंने अभी अभी आपको बताया था, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है, बताइएगा। अभी मैंने आपको बताया क्या होती है, जूल होती है। जूल जो है कार्य की भी होती है
और ऊर्जा की भी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये दोनों, न्यूटन की बात करें दोस्तों, ये बल का मात्रक होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया। किलोवाट, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ये भी आपका ऊर्जा का ही होता है, ठीक है। हॉर्स पावर की बात करते हैं कि 1 हॉर्स पावर कितने इक्वल होता है, 746 वाट। और जो वाट होता है ये किसका मात्रक होता है, ये सामर्थ्य यानी शक्ति का मात्रक होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको इसके बारे में चर्चा की। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिएगा इसका उत्तर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या क्या होगा। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को, 22 सितंबर को, 8 अक्टूबर को या 19 नवंबर को। तो विश्व शौचालय दिवस जो है आपका दोस्तों कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है, यानी जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों 23 जनवरी की, तो पराक्रम दिवस होता है इस दिन, पराक्रम दिवस। दूसरे की दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 22 सितंबर को, विश्व गेंडा दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है ये, विश्व गेंडा दिवस, गेंडा दिवस, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 8 अक्टूबर की बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। अब आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। उसे सबसे बड़े देश का नाम बताओ, यानी उस सबसे बड़े देश का नाम बताओ जिसकी सीमा से एक भी नदी नहीं बहती। बताइएगा, उसका आपको नाम बताना है जिसकी सीमा पर क्या है, एक भी नदी नहीं बहेगी, नहीं बहती। बताइएगा क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब विश्व का एक ऐसा ऐसा बड़ा देश है जिसमें क्या है, नदी विहीन है। नदी विहीन का मतलब जिसमें एक ही भी नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा देश है, ये नदी विहीन, नदी विहीन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक भी नदी ना हो। विश्व में ऐसे 17 देश और भी हैं जिनमें एक भी नदी नहीं बहती, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है। बताइएगा, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कितना प्रतिशत उपलब्ध है। कमेंट करके मुझे बताइएगा, बताइएगा कितना प्रतिशत। देखिएगा इनमें से कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, ये क्या है, या तो एक ऑप्शन को आप कम करो, इनमें से ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये 3% होगा सिर्फ, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको क्या 30% है, 3% है, या 0.03% है, या 0.17% है। तो बताइएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 3% जो है पृथ्वी पर ताजा जल है, उपलब्ध है। अब ताजा जल यानी जो पीने के योग्य है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पृथ्वी ये क्या है, जलीय ग्रह है, और इसी कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। बताइएगा, सबसे अच्छा मीठे पानी का स्रोत कौन सा है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा, महासागर है, सागर है, खारा पानी है, या नदी है। बताइएगा, सबसे मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत, देखिए इनका पानी तो खारा ही होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी नदी जो है ये क्या है, मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत होती है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। इसमें आपको बताना है हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। बताइएगा कितनी है, क्या 8,200 मीटर, 8,848 मीटर, 8,500 मीटर, या 9,000 मीटर। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि महासागर की ऊंचाई कितनी है। बताइएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, और यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, यानी ये ज्यादातर नेपाल में ही स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को दोस्तों क्या कहते हैं, सागर माता के नाम से जाना जाता है,
ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लेकिन अब बात होती है उसकी ऊंचाई की। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो आपका ऑप्शन जो दोस्तों बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बताइएगा, इसका ऑप्शन देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है, यानी वो एशिया में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है, गैर एशियाई है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, करिएगा कमेंट कि इनमें से कौन सा जो पर्वत है वो गैर एशियाई है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या किलिमंजारो है, एल्ब्रुस पर्वत है, मैकीनली पर्वत है, या अकांकागुआ पर्वत है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा जो है पर्वत है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा पर्वत जो है वो गैर एशियाई है। बताइएगा, यानी गैर एशियाई का मतलब एशिया से बाहर। विश्व का ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है ये आपको बताना है। गैर एशियाई मतलब एशिया में स्थित नहीं है, तो वो सिर्फ एक ही है। वो कौन सा है? आपका एकांकागुआ। देखिए, किलिमंजारो भी आपका एशिया में है, एल्ब्रुस पर्वत भी एशिया में है, मैकिनली भी एशिया में। लेकिन जो एकांकागुआ पर्वत है ये आपका एशिया में नहीं है। ये कहाँ है दोस्तों? ये आपका अर्जेंटीना में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अर्जेंटीना। ठीक है, जो आपका एकांकागुआ है ये आपका कहाँ है? अर्जेंटीना में है। आ और ये आ, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। 10 में आप लोग मुझे बताइए, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो इनमें से कौन सी है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी, बड़ी का मतलब जो सबसे ऊंची हो, जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा हो, तो वो कौन सी है आपको बतानी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों अल्पस की। बताइएगा, क्या अल्पस है, हिमालय काराकोरम है, एंडीज है, या तिब्बत है? बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, इन सब की क्या है, पर्वत श्रृंखला बहुत छोटी है, जबकि एंडीज की क्या है, सर्वाधिक है। अब एंडीज की कितनी है ये आपको बतानी है, 7,242 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। बताइएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट करके मुझे आप आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? आपको गर्म रेगिस्तान बताना है कौन सा है। तो बताइएगा, थार का रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान, गोबी का रेगिस्तान, या मोजावे का रेगिस्तान? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कहाँ का जो है गर्म रेगिस्तान है। तो मैं आपको बता दूं वो कहाँ का है, सहारा का रेगिस्तान है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा विश्व का विशालतम गर्म जो मरुस्थल है वो कौन सा? सहारा मरुस्थल है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका अफ्रीका में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपका अफ्रीका में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों थार की। थार का जो दोस्तों रेगिस्तान है ये आपका भारत में स्थित है, भारत में यानी राजस्थान में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों गोबी के मरुस्थल की। ये मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया एक जगह है जो कि कहाँ स्थित है, आपकी चीन में स्थित है। ठीक है, चीन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब बात करते हैं दोस्तों मोजावे की, तो मोजावे का जो रेगिस्तान है ये कहाँ स्थित है? ये आपका यूएसए में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको चारों जो है आपको बता दिया, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बात करें गर्म रेगिस्तान की, तो क्या हो जाएगा आपका सहारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। इसमें आप मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइएगा। यानी ऋतु के अनुसार जहाँ पेड़ों से पत्तियां जो है झड़ के नीचे गिर जाए उन्हें आप क्या कहेंगे? सदाबहार वन कहेंगे, शंकुधारी वन कहेंगे, पर्णपाती वन कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा। तो जहाँ ऋतु के अनुसार जब पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं? पर्णपाती वन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं, बताइएगा। विश्व में सबसे बड़े और घने वन हैं ये कहाँ हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। क्या भारत में है, तंजानिया में है, ब्राजील में, या कनाडा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील को ही सांपों का देश कहा जाता है, सांपों का देश कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा बड़े और घने वन पाए जाते हैं, और जहाँ बड़े और घने वन पाए जाएंगे वहाँ बेसिकली ही सांप जरूर पाए जाएंगे, कीड़े मकोड़े जरूर पाए जाते हैं।
तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जिसकी सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं लगती। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा देश है जिसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए, उज्बेकिस्तान की भी लगती है अफगानिस्तान से, तजाकिस्तान की भी लगती है, तुर्कमेनिस्तान की लगती है, लेकिन रूस की जो है वो नहीं लगती। तो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताना है, यूरोप में कितने देश हैं बताइएगा। यूरोप में कितने देश हैं बताइएगा। क्या 28 है, 33 है, 44 है या 30 है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यूरोप में का कौन सा देश है। मैं आपको बता दूं, यूरोप जो है, यूरोप महाद्वीप 6वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप जो महाद्वीप है दोस्तों वो कितने महाद्वीप नंबर पे आता है, 6वें नंबर पे आता है, और 6वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें टोटल कितने देश हैं दोस्तों, इसमें 44 देश हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसमें से हम बात करते हैं दोस्तों, दो देश हैं जो सबसे ज्यादा बड़े हैं। उनमें से क्या है, एक आपका रूस है और एक तुर्की है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ तक फैले हुए हैं, एशिया तक फैले हुए हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। इसमें आपसे क्या बोला, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है बताइएगा कमेंट करके। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप लोग बताइएगा। कैनेडियन शील्ड में होती है, कैनेडियन शील्ड में होती है, अमेजन बेसिन में होती है, गंगा बेसिन में होती है, साइबेरियन मैदान में होती है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है बताइएगा। और यहाँ सर्वाधिक वर्षा का मतलब क्या है ये भी आपको बताना है, यानी कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, अमेजन वर्षावन में होती है, और इसीलिए यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। और कितने सेंटीमीटर तक होती है, 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है दोस्तों। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, सर्दीय विषुवत, यानी दिन रात बराबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्दीय विषुवत। 2019 में को था, बताइएगा कहाँ था। ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि ये कहाँ था। देखिएगा, जब दिन रात बराबर होते हैं वो घटना क्या होती है, 23 सितंबर की होती है, सभी लोग जानते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बात करते हैं 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। विश्व जो खाद्य दिवस है ये आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, चर्चा करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 18 जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत मानक समय कितना आगे है ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कितना आगे है। कमेंट सभी जानते हैं 5.5 घंटे आगे हैं। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर भी एक बार आपको ध्यान आना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कर्क रेखा है वो इनमें से कहाँ पर से गमन करती है बताइए। भारत और ईरान से करती है, ईरान और अफगानिस्तान से करती है, भारत और सऊदी अरब से करती है, ईरान और इराक से करती है। तो बताइएगा ये कहाँ से गमन करती है। तो आपका राइट, और ये भूमध्य रेखा पर कितने डिग्री इसका झुकाव होता है ये भी आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं भूमध्य रेखा पर 23.5 डिग्री इसका क्या होता है, उत्तर में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने देशों से होकर के गुजरती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी हम आपको बताएंगे। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 देशों से होकर के, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। बट यहाँ प्रश्न क्या है, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है तो ये आपको बताना है। तो पहली बात तो ये कि इनमें से कहीं ना कहीं आपका भारत जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए भारत आएगा बट ईरान नहीं आएगा, पाकिस्तान से गमन नहीं करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी जो कर्क रेखा है ये आपके कहाँ से गमन करती है, भारत और सऊदी अरब से गमन करती है। इनमें से जो ऑप्शन है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बताना है प्रश्न नंबर 20, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। बताइएगा कौन सा पर्वत है जो पूरी तरीके से भारत में ही स्थित है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
बताइएगा, कमेंट करिएगा सभी भाइयों ने, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। बताइएगा कि कंचनजंगा है, नंदा देवी है, केटू यानी गॉडविन ऑस्ट्रेन है, या कामेट है। बताइएगा, जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है और वो कौन सी है, नंदा देवी पर्वत। आपको नाम से ही पता चल गया होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है दोस्तों, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन है, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो मुझे बताइएगा कि भारत के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वन है, और बताइएगा कमेंट करके। कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ है, सब जानते हैं कहाँ है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे क्या बोला, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या चौथा है। बताइएगा कौन सा स्थान है। तो मैं आपको बता दूं, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है। तो आपका जो आपका ऑप्शन बी है वो इसमें से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जबकि मैं आपको बता दूं कि उत्पाद करने में प्रथम नंबर पे कौन आता है, प्रथम नंबर पे आपका चीन आता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है, भारत आता है, तीसरे नंबर पे जापान आता है। ठीक है, और जितना भी पूरे विश्व में सीमेंट का उत्पादन होता है उसका 50% कितना कौन करता है, आपका चीन उत्पादन कर देता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बताइएगा, इनमें से कौन सी सिटी है जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या मुंबई है, कोलकाता है, कोची है, जमशेदपुर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन जो डी है वो दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा का साझा नहीं करता। उस पड़ोसी देश का नाम बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसमें भारत जो है पड़ोसी सीमा से साझा नहीं करता। तो आपको मैं बता दूं, दो देश तो आपको वैसे ही दिखाई दे गए कि भाई इनसे तो वो साझा करता ही करता है। अब इनमें से वो कौन सा है वो आपको बताना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर नेपाल से करता है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच से ही माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो ये तो करता है। चीन भी करता है, म्यांमार भी करता है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो भारत से साझा नहीं करता। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। अब आपको ये बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। क्या गोरखपुर है, जयपुर है, किन्नौर है, या कुलेर है। बताइएगा कमेंट करके कि ऐसा कौन सा इनमें से राज्य है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कहाँ स्थित है और ये कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं, उस जिले का नाम क्या है, किन्नौर है। ये आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ से सीमा साझा करता है, तिब्बत यानी चीन से साझा करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। बताइएगा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। देखिएगा, बताइए, क्या पाकिस्तान से नहीं लगती, भूटान से नहीं लगती, श्रीलंका से नहीं लगती, या आपका, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा, देखिए, इससे भी लगती है, इससे भी लगती है, भूटान से भी, लेकिन जो श्रीलंका है इससे सीमा नहीं लगती क्योंकि ये पड़ोसी देश है भारत का। ठीक है, हाँ, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है, ये आपको बताना है। तो भारत की जो सीमाएं हैं वो कितने देशों से लगती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, भारत की जो सीमाएं होती हैं दोस्तों वो कितने देशों से लगती है, वो 7 देशों से लगती है। उन 7 देशों के आपको नाम पता होना चाहिए। पहले देश का नाम क्या है, म्यांमार। ठीक है, मैं सारे नाम लिख दे रहा हूँ, म्यांमार है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, बांग्लादेश आता है, वो साझा करता है लेकिन कम करता है। ठीक है, बांग्लादेश है। ठीक है दोस्तों, दूसरे तीसरे नंबर पे कौन आता है, भूटान आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, नेपाल है। फिर आपका कौन सा है, चीन है।
फिर आपका कौन सा है, चीन है दोस्तों। फिर इसके बाद में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और है, उसका नाम क्या है आपका, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, पाकिस्तान। ये जो 7 देश है इनसे जो है साझा करता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। इसमें आपसे कहा भारत में कितनी फसली ऋतु पाई जाती हैं, बताइएगा। भारत में कितनी फसली ऋतु पाई जाती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा कि कितनी फसली ऋतु पाई जाती हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बताइएगा क्या 2, 1, 3, 4, बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, भारत में 3 प्रकार की फसलें ऋतु पाई जाती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे रबी की फसल, ठीक है दोस्तों, दूसरी खरीफ की फसल होती है, और एक जायद की फसल होती है। ये आपकी 3 फसलें पाई जाती हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। देखिएगा आपसे इसमें क्या बोला है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती। तो मैं आपको बता दूं, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्य से होकर के गुजरती है, जिनमें से इनका नाम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों, गुजरात आता है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, गुजरात आता है। फिर आपका मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद में आपका राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद में आपका छत्तीसगढ़ आता है, और छत्तीसगढ़ के बाद में आपका क्या आता है, पश्चिम बंगाल आता है, और पश्चिम बंगाल के बाद में आपका झारखंड आता है, इधर लिख दे रहा हूँ, झारखंड आता है, और झारखंड के बाद में आपका त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा आता है, और त्रिपुरा के बाद में आपका मिजोरम आता है, ठीक है। ये तो ये आपके जो आपका राज्य है, 8 राज्य हैं जिनमें से क्या है, कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो आपको ये बताना है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। देखिए गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी, मध्य, लेकिन जो आपका उत्तर प्रदेश है यहाँ से नहीं गुजरती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। ये आपको बताना है, विश्व खाद्य निगम की स्थापना कब हुई। तो बताइएगा, विश्व जो खाद्य निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ स्थित है। 5 जनवरी 1962 को, 14 जनवरी 1965 को, 25 जनवरी 1966 को, 1 जनवरी 1960 को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 जनवरी 1965 को क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है, जो इसका हेड क्वार्टर है, ये आपका कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपका चेन्नई में यानी तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में किस जगह, चेन्नई में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें आपसे बोला है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक पारित करना और एक लागू करना। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पारित की बात हो रही है, तो पारित ये कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को क्या पारित हुआ था। बट अगर यहाँ ये कह देता लागू कब हुआ था, लागू कब हुआ था, तो आपका 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बात आपसे किसकी कही गई है, पारित की। और पारित कब हुआ था, 26 जनवरी 1900 वो 26 नवंबर 1949 को क्या है, ये पारित हो गया था। लेकिन अगर आपसे ये कहता लागू कब हुआ था, तो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हर साल आप लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। बात करते हैं दोस्तों, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने अनुच्छेद हैं, यानी आर्टिकल कितने हैं संविधान में, 395 कितने आर्टिकल हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूचियां आपकी 8 आपकी अनुसूची हैं। और जबकि बात करें दोस्तों, भाग कितने हैं, 22 भाग हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि संविधान सब का निर्माता कौन है। तो इसका श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है दोस्तों। और हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आपसे अगर इतने सारे प्रश्न पूछे तो आप तुरंत इसका जवाब दे दोगे कि भैया लागू कब हुआ था और पारित कब हुआ था। पारित आपका 26 नवंबर को हुआ था, जबकि लागू आपका 26 जनवरी को हुआ था। तो इस प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना है, बताइएगा। जो भारतीय संविधान है वो कितने शब्दों में मिलकर बना है, तो ये आपको बताना है।
कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भारतीय संविधान जो है आपका कितने शब्दों में मिलकर बना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि ये जो संविधान है कम से कम 1,17,370 से भी ज्यादा शब्दों से मिलकर के बना है। बट यहां आपको ऑप्शन दिया है 40,000, 60,000, 80,000, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये लगभग की मैं बात करूं, आपका लगभग कितने शब्दों से मिलकर के बना है, ये आपको मैं बता दूं 1,17,370 के आसपास इतने शब्दों से मिलकर के ये बना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको पता होना चाहिए। लगभग ये 1,20,000 शब्दों से मिलकर इतना हो सकता है, अप्रोक्सीमेट इतना आसपास हो सकता है। बट आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। भारत का संविधान लिखा गया। अब भारत का संविधान लिखा गया कितने समय में लिखा गया, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा कि ये संविधान को लिखने में कितना समय लगा, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि संविधान को लिखने में कितना समय लगा, बताइएगा। 2 वर्ष लगे, आप बोलोगे नहीं लगे। 2 वर्ष से ज्यादा लगे, लेकिन 3 वर्ष भी नहीं लगे। तो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 2 वर्ष किंतु 3 वर्ष से कम। लेकिन इसका यानी 2 और 3 वर्ष के बीच का समय, ऐसे भी प्रश्न आ जाता है, एग्जैक्ट नहीं देता है। तो मैं आपको बता दूं, यानी 2 वर्ष से ज्यादा समय लगा और 3 वर्ष से कम समय लगा। लेकिन एग्जैक्ट टाइम कितना लगा मैं आपको बता दूं कि 2 साल 11 माह और आपके 18 दिन, इतना समय लगा। तो ये 2 साल से तो ज्यादा है, बट 3 साल से कम है। तो ये भी राइट, अगर इस तरीके से आ जाए तो ये आपको लगाना है, वरना आपको इस तरीके से तो लगाना ही लगाना है ऑप्शन। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, बताइएगा। जब संविधान बना था तो उसकी संविधान सभा हुई थी, तो उसमें कितनी महिलाएं थी, बताइएगा कमेंट करके कि कितनी महिलाएं थी। कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में हुई थी दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अभी आपसे क्या पूछा है, कितनी महिलाएं थी? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 15 महिलाएं थी, यानी जो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। देखिएगा, इसमें आप संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये बताइएगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे। तो वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी जो आपका ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, और 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी 2 दिन बाद ही उनको स्थायी कर दिया गया था। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, चेयरमैन पूछे तो भी भीमराव अम्बेडकर, अध्यक्ष पूछे तो भी भीमराव अम्बेडकर। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। 6 वाले का प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, बताइएगा। जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका अध्यक्ष कौन था, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी पूछे, अब अध्यक्ष पूछा है तो आप तुरंत लगा दोगे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है दोस्तों, अगर चेयरमैन पूछे तो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो भी आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ड्राफ्टिंग के पूछे तो भी आपके भीमराव अम्बेडकर जी थे। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7। ऐसे ही चेंज कर करके प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना गया है, बताइएगा। इनमें से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना गया है वो आपको बताना है, बताइएगा। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना या मूल अधिकार, बताइएगा किसे जाना गया है। तो संविधान की आत्मा किसको माना जा रहा है? प्रस्तावना को माना गया है, यानी जो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। संविधान की जो आत्मा है वो कौन है? उसकी प्रस्तावना है।
ठीक है, इसमें संपूर्ण संविधान इसमें निहित है। कोई भी प्रस्तावना होती है उसमें हम सब लिख देते हैं कि इसमें क्या करना है, ठीक है, तो इसीलिए इसको आत्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली वो क्या है बताइएगा, हम भारत के लोग, ये अमेरिका से ली गई है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो शब्दावली है वो क्या है, हम भारत के लोग, और जो ये कहां से लिया गया है, ये आपकी अमेरिका से लिया गया है। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8। इसमें आपसे बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया, यानी इनमें से कौन सा एक राज्य है जिसके नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो संविधान के बाद जोड़ा गया है, वो आपको बताना है। बताइएगा, ग्राम पंचायत का संगठन, गोवर्धन निषेध, मुक्त कानून सलाह, या समान नागरिक सहिंसा। अहिंसा होगा यहाँ, वैसे ये गलत लिख गया है, क्या होगा, सहिंसा। बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या है। तो आप इसमें क्या हो जाएगा, मुक्त कानून सलाह हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसे प्रतिष्ठापित है, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है वो किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। इनमें से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये किस भाग में आता है और ये इसके अनुच्छेद कितने हैं, बस ये भी आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राज्य की नीति और निर्देशक तत्व। और ये किस भाग में है, भाग ये 4 में है। और अनुच्छेद, जो आपका अनुच्छेद है वो कहां से कहां तक है, इसमें 36 से 51, इसके बीच जितने भी अनुच्छेद है उसमें ये है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय एवं जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है, यानी आप जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करा सकते। बताइएगा, क्या 23वां है, 26वां है, 24वां है, या 32वां है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए, भारतीय संविधान का जो 23वां अनुच्छेद है वो मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम से संबंधित है, यानी जो 23वां आपका अनुच्छेद है, ऑप्शन यही हो गया। ये किससे संबंधित है बताइएगा, मानव से दुर्व्यवहार करना या बाल श्रम करवाना, इस पे क्या है, इससे संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 11, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए बात करता है, बताइएगा, इनमें से कौन सा है। देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए हितों के लिए संरक्षण करता है। अब संरक्षण किसका होता है, संस्कृति का होता है। तो आपका तुरंत आपका ऑप्शन जो है डी है वो करेक्ट हो जाएगा, आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और जो आपके अल्पसंख्यक लोग होते हैं इनकी सुरक्षा एवं हितों के लिए, जिनकी जो हितों की जो सुरक्षा होती है, ये किस अनुच्छेद में, ये आपको बताना है। आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 29 में। और ये जो है ये किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 30 में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। देखिएगा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है, बताइए। कोई भी मौलिक अधिकार है उसे लागू करने के लिए जो विशेष अधिकार का जो उत्तरदायित्व सौंपा है वो किसे सौंपा गया है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा, उच्चतम न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, या राज्य विभाजन विधानमंडल को। बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, बताइएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के तहत आता है, मौलिक अधिकार आता है, कानूनी अधिकार आता है, संवैधानिक अधिकार आता है, या प्राकृतिक अधिकार आता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आया हुआ है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य
सम्मिलित किए गए। यानी भारत जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें कुछ मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो वो कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दे दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुप्रशंसा के आधार पर संविधान के 42वें अनुच्छेद संशोधन में, जो कि 1976 में हुआ था, इसमें संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है दोस्तों, कितने 10, तो आपका ऑप्शन जो सी हो जाएगा। और ये 42वां संविधान कब हुआ था? 1976 को हुआ था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो कितने हैं? 11 हैं, यानी आज जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर देखिएगा 16 में आपसे क्या बोला गया है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया? बताइएगा, मौलिक कर्तव्य को से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान के किस अधिनियम के द्वारा क्या है शामिल किया गया था? कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपको मैंने अभी भी बताया कौन सा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए हैं? बताइएगा, भारतीय जो संविधान है इसमें कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा, अभी मैं आपको बताया कितने? 11 है, तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 18। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, इसमें आपसे देखिएगा क्या कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे कहा निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया? बताइएगा, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया, उस समिति का आपको नाम बताना है। मल्होत्रा समिति, नरसिम्हन समिति, राघवन समिति या सोरसिंह समिति। अभी अभी मैंने आपको बताया है, इसका राइट आंसर क्या है? बताइएगा। पहली बार मूल कर्तव्य जोड़े कब गए थे? ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 से। और ये कौन सी समिति से? सोरसिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे, ये भी मैं अभी आपको बताया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान को मानना एवं आदर्शों की कदर करना, ये तो भाई ठीक है, तो ये तो भाई राइट है। लोक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना, ये भी ठीक है। लोक चुनावों में वोट डालना, ये क्या है? ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपका ये नहीं है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? बताइएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है। वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला या बीडी जत्ती? बताइएगा, इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बताइएगा क्या होगा? बताइएगा, वो कौन है? आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हाँ दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे क्या बोला गया? भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? यानी जो भारत का जो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले जो अपना त्याग पत्र है ये किसे सौंपता है, ये आपको बताना है। मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को? बताइएगा किसे सौंपता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो देखो, राष्ट्रपति आपका पूरा काल हो जाएगा तो ये अपना जो त्याग पत्र है किसको देगा? उपराष्ट्रपति को सौंप देता है, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? जैसे कि किसी को सजा हो गई है
मृत्यु दंड दे दिया गया, फांसी की सजा हो गई है, तो उसे माफ करने का अधिकार, उसकी सजा कम करने का अधिकार, ये किसको है, ये आपको बताना है। क्या प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है, मुख्य न्यायाधीश को है, या भारत के महान्यायवादी को है? बताइएगा किसे है मृत्यु दंड माफ करने का अधिकार, किसे है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा किसे है, और ये किस अनुच्छेद में आता है? तो मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल आपका 72 के अंतर्गत आता है दोस्तों, और ये जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। यानी राष्ट्रपति को इतनी पावर होती है कि वो किसी की भी सजा माफ कर सकता है, या अगर किसी को मृत्यु दंड भी मिला है तो भी उसे क्या है, रोक सकता है, क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो इसमें बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदलने बिना, यानी चरित्र को बदले बिना, ये है ऐसे हो गया है, चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? बताइएगा। अभी भी मैंने आपको बताया क्या कहा जाता है, मोहलत नहीं देते, दंड विराम भी नहीं कहते, क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षमा कर देते हैं। और क्षमा, ये पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की। बताइएगा, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति रहे, बट कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, ये आपको बताना है। क्या 16वें नंबर के थे, 14वें नंबर के, 12वें या 11वें? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये किस नंबर के राष्ट्रपति थे। तो चलिएगा, इसके बारे में पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूं कि जो आपके रामनाथ कोविंद थे दोस्तों, वो भारत के वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, और एक बात और मैं इसके बता दूं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? यानी ये तो 14वें थे, लेकिन इससे पहले कौन था? प्रणब मुखर्जी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में कौन है, ये भी आपको बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन है वर्तमान में। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू है, वेरी गुड। कौन है? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, जो अभी वर्तमान के हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने आपसे देखिए 12वां राष्ट्रपति पूछ लिया तो आप क्या बताओगे? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए, देखिएगा, अगर यहाँ पे से पूछे 12वें राष्ट्रपति, 12वें कौन है? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो हैं ये 12वें नंबर के। 13वें नंबर के कौन थे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। और 14वें नंबर के कौन है? कौन थे? आपके रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन है? ये 15वें नंबर के हैं। 15वें नंबर के कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 4 प्रश्न, इनसे संबंधित प्रश्न इस बार आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तो इसमें आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के, इसमें आपसे कहा गया भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइएगा, भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। बताइएगा कितने वर्ष का होता है? 10 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, या 4 वर्ष का होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो भारत के जो राष्ट्रपति है इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या लोकसभा का अध्यक्ष? बताइएगा कौन होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये किस अनुच्छेद में आता है? तो आपको मैं बता दूं, ये कौन है आपका? ऑप्शन जो आपका बी है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 63, यानी 63 में इसके बारे में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्य के सभापति का अध्यक्ष होगा, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये भी आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का
सदस्य नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अतः उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता, यानी उपराष्ट्रपति मत नहीं दे सकता। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइएगा। जो राज्यसभा का सदस्य है इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी 30 वर्ष से इसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसकी कुछ वो है क्वालिफिकेशन है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो मैं आपको बता दूं कि पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसकी, कि इसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है 30 वर्ष के अलावा कि ये भारत का क्या हो, नागरिक हो। तीसरी क्या है कि संसद द्वारा कोई भी इसको आर्यता ना मिली हो। ठीक है दोस्तों, ये इसके 3 नियम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। इसमें आपसे क्या पूछा है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो सबसे पहले बात आती है कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे प्रथम, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर बात करें उपराष्ट्रपति की कि उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी उपराष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, जबकि राष्ट्रपति पूछे तो वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, बताइएगा। कौन से संविधान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 29 का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद आपका 63 है उसमें क्या है, ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन अनुच्छेद 66 में ये कहा गया है कि इसके चुनाव से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा गया कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा ये किस संविधान से है, किस अनुच्छेद से है, तो आप क्या लगाओगे, 63 लगाओगे। लेकिन अगर ये पूछा चुनाव किस में होता है उसका, तो वो किस में होता है, 66 में होता है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। इसमें बताइएगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइएगा। क्या 21 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष या 30 वर्ष या आपकी 35 वर्ष, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो मैं इसका आपको आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके मुझे आप इसका आंसर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।